तो चलो आ जाओ, ये क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चंस में मैंने टाइप आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं, या ये टेबल वगैरह जो भी नीडेड था मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया हुआ है, ताकि जल्दी से जल्दी हम ये सारे आंसर्स कर सकें। और आपका काम है ये सारे आंसर्स नोट करना क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन वन और आंसर आप नोट कर लेना ताकि आपको ये आंसर साथ में याद हो जाए। अब यहाँ पे ये बनाने की नीड नहीं है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है इस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिड डोबेनियर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्टेड इन कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। तो हमें इन दोनों को बुक से कंपेयर करना था, या क्वेश्चन का पार्ट ये ऑलरेडी गिवन है आपको। यहाँ पे इन दोनों से कंपेयर करके बताना है कि डोबेनियर के ट्रायड न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में है या नहीं। तो डोबेनियर का ये देखो ट्रायड LINA, तो एक इकलौता यही ट्राइड है डोवेनियर का जो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में भी था। तो यस, ट्राइड LINA एंड K इज कॉमन इन बोथ। तो एक इकलौता यही है जो दोनों में कॉमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What were the limitations of Dovenier classification? तो ये आपको बहुत अच्छे से आता है, एक बार खुद लिखने का ट्राई करो और फिर उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो, ज्यादा बेनिफिट होगा। तो लिमिटेशन ऑफ डोबेनियर्स क्लासिफिकेशन, ऑल नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी क्लासिफाइड इनटू ग्रुप ऑफ ट्रायड्स। तो डोबेनियर के टाइम पे भी जो एलिमेंट्स थे सारे के सारे डोबेनियर के ट्रायड्स की फॉर्म में नहीं क्लासिफाई हो पा रहे थे, सबसे बड़ा लिमिटेशन यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव्स? तो न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में क्या लिमिटेशंस थे? सबसे पहला, इट वाज नॉट एप्लीकेबल थ्रू आउट द अरेंजमेंट, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। The properties of element listed after calcium showed no resemblance to the property of elements above them. कैल्शियम के बाद न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया था, न्यूलैंड का लॉ सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। पॉइंट वन। पॉइंट टू, those elements that were discovered after Newland's octave did not follow the law of octaves. अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है नोबल गैसेस। न्यूलैंड के ऑक्टेव के लॉ देने के बाद मिली, और नोबल गैसेस जैसे आई वैसे ही न्यूलैंड का 7 के बाद रेपिटेशन खत्म हो गया, खराब हो गया था। द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट FCl टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन। तो न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकल को FCl के साथ ही रख दिया था, पर सिंस दोनों की प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स FCl of different properties could not be explained. तो प्लेसिंग ऑफ आयरन फार फ्रॉम कोबाल्ट निकल विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। तो जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उन्हें तो अलग अलग कर दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग थी उनको एक साथ रख दिया था। तो न्यूलैंड अपने इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। तो ये 4 लिमिटेशंस थी न्यूलैंड की, चारों हमने डिस्कस कर ली। आगे चलते हैं। यूज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल टू प्रेडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को देखो, और मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल देखने के बाद आपको इनके ऑक्साइड्स का फॉर्मूला बनाना है। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जहां हमने पढ़ा था वहां पे आपने देखा था ऊपर फॉर्मूला लिखे हुए थे। तो ये पोटेशियम ग्रुप 1 में था, और ग्रुप 1 में पोटेशियम का फॉर्मूला R2O था। R की जगह एलिमेंट आ जाता है तो K2O बन जाएगा। यहाँ पे एलिमेंट पोटेशियम है ना, पोटेशियम का सिंबल R की जगह आ जाएगा और K2O फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली जो कार्बन है वो ग्रुप 4 में है, और ग्रुप 4 का जो केमिकल फॉर्मूला था वो RO2 था। तो अब यहाँ पे R की जगह C आ जाएगा तो CO2 फॉर्मूला बन गया। ग्रुप 3 में केमिकल फॉर्मूला R2O3 था। तो एल्यूमिनियम ग्रुप 3 में है तो इसका फॉर्मूला Al2O3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये फॉर्मूलाज लिखे हैं, ये आपको मेंडलीफ का याद रखने की नीड नहीं है। और वैसे भी ये बहुत सिंपल सिंपल केमिकल फॉर्मूलाज हैं, ये याद हो ही जाते हैं ऑलरेडी। जैसे पोटेशियम K2O बनाएगा, कैल्शियम CO2 बनाता है, एल्यूमिनियम Al2O3, SiO2, BaO, बेरियम ऑक्साइड। तो आगे बढ़ते हैं। Besides gallium, which other elements have since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table? मेंडलीफ ने जिन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी और वो बाद में डिस्कवर हुए गैलियम के अलावा, तो यहाँ पे कुछ नहीं कह रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछ रहे हैं कि मेंडलीफ ने किन किन एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी थी जो बाद में एक्चुअली में मिले।
तो स्कैंडियम और जर्मेनियम दो एग्जांपल्स हैं. What were the criteria used by Mendeleev in creating his periodic table? So, uh, the properties that are appearing periodic in the periodic table are function of atomic weight. सिंपल सा मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ. और इसको दूसरी तरीके से लिखना है तो एटम्स या एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट to achieve Mendeleev periodic table. Mendeleev periodic table was based on the observation that property of element are periodic function of their atomic masses. This means that if elements are arranged in increasing order of their atomic masses, then their properties get repeated after a regular interval. Next question, what do you think, why do you think noble gases are placed in separate group? अब नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा था हमने? नोबल गैसेस को सेपरेट ग्रुप में इसलिए रखना पड़ा था क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिजेंबल नहीं करती थी. तो उनकी प्रॉपर्टीज टोटली अलग थी. और अलग कैसे? नोबल गैसेस इनर्ट होती हैं, किसी दूसरे के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, तो इसलिए उन्हें सेपरेटली ग्रुप 18 में मेंशन करना पड़ा या सेपरेटली ग्रुप 18 में रखना पड़ा था. How could the modern periodic table remove various anomalies of Mendeleev periodic table? Mendeleev के periodic table में जो इतनी सारी गड़बड़े थी वो modern periodic table ने कैसे करेक्ट करी? By taking atomic number as more fundamental property than atomic weight and arranging elements in increasing order of atomic number. तो बस मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल को करेक्ट करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल लेना था या एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह लेना था और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करना था. नेम टू एलिमेंट्स यू वुड expect to show chemical reaction similar to magnesium. तो मतलब मैग्नीशियम वाले ग्रुप में कोई भी दो और एलिमेंट्स का नाम बता दो और आपकी चॉइस का क्या बेसिस है. तो चॉइस का बेसिस बड़ा सिंपल है कि सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है. तो अब वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है एटम्स के पास, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी. तो एक कैल्शियम और दूसरा स्ट्रॉन्शियम एग्जाम्पल है इसका. क्यों? क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 है और दोनों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के बिल्कुल सिमिलर है. क्वेश्चन, नेम 3 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल. सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा है? ग्रुप 1. ग्रुप 1 के कोई भी 3 एलिमेंट के नाम बता दो जो आपको याद है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम. 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन मतलब ग्रुप 2 के मैग्नीशियम, कैल्शियम. 3 एलिमेंट्स विथ फिल्ड आउटर मोस्ट शेल. तो फिल्ड आउटर मोस्ट शेल मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कंप्लीट शेल होना चाहिए. और सिर्फ नोबल गैसेस का शेल कंप्लीट होता है. तो कोई भी 3 नोबल गैसेस का नाम बताना है. हीलियम बता दो, नियॉन और आर्गन, और एक और ये जीनॉन. नोबल गैसेस में से कोई भी बता सकते थे आप. नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ऑल मेटल्स दैट रिएक्ट विद वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस. इज देयर एनी सिमिलैरिटी? देखो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं. ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं तो दे हैव single electron in outer shell. Hence, they show similar properties.
Option question B. Helium is unreactive gas and neon is a gas of extremely low reactivity. What do their atoms have in common? तो helium और neon दोनों noble gases हैं. They both are noble gases and they have completely filled penultimate और पेनल्टीमेट का मतलब लास्ट शेल का मतलब वैलेंस शेल. वैलेंस शेल का एक और नाम लिख देते हैं लास्ट शेल. आप इन तीनों टर्म में से कोई भी लिख सकते हो. Because they both are noble gases and they have completely filled penultimate valence या फिर last shell. So they have stable electronic configuration. हीलियम के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 2. उसका जो पहला शेल है ड्यूप्लेट वो पूरा कंप्लीट है. और नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और नियॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है. ऑक्टेट इज सॉरी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. नियॉन हैज completely filled octet and helium has filled duplet. Next question. In modern periodic table, which are the metal among the first 10 element? तो फर्स्ट 10 एलिमेंट में कौन से एलिमेंट मेटल है? लिथियम बेरिलियम मेटल है, बाकी सब नॉन मेटल्स हैं. By considering their position in periodic table, which one of the following element would you accept to have maximum metallic character? तो periodic table में से इनमें से जो element most left corner में है वो सबसे ज्यादा metallic. तो most left में बेरिलियम है तो बेरिलियम इनमें से सबसे ज्यादा metallic character है बेरिलियम के पास, और ऊपर भी होना चाहिए. अब अगर कोई एलिमेंट टॉप लेफ्ट में है तो ही वो सबसे बढ़िया मेटल है, क्योंकि मेटालिक के सॉरी टॉप लेफ्ट में नहीं, मतलब लेफ्ट में होना चाहिए इनमें से, तो वो मेटालिक कैरेक्टर उसका ज्यादा होगा. और अगर कोई एलिमेंट नीचे है, सिंस मेटालिक कैरेक्टर जैसे हम ग्रुप में नीचे मूव करते हैं इंक्रीज होता है, तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स है उनका मेटालिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है. तो जो एलिमेंट नीचे है सबसे और लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में होना चाहिए और नीचे होना चाहिए, तो वो सबसे ज्यादा मेटालिक होगा. Which of the following statement is not correct statement about the trends when going from left to right across the period of periodic table? Periodic table में हम left to right move कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सी statement correct नहीं है? ये इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं और बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं. तो करेक्ट स्टेटमेंट जो नहीं है हमें वो टिक करना है. एलिमेंट्स बिकम लेस रिएक्टिव, लेस मेटालिक इन नेचर. तो बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट की मेटालिक नेचर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, हाँ करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज. एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली, तो ये तो गलत हो गया भाई. अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटल्स की तरफ मूव करते हैं. हम नॉन मेटल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनके पास तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है, लूज करने की नहीं होती. तो लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल होता जाता है. तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. व्हेन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद फॉर्मूला XCl2. एक एलिमेंट X है, ये XCl2 फॉर्मूला बना रहा है. हमारा ये X सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है. X किसके ग्रुप में है पीरियोडिक टेबल में, हमें ये बताना है. तो यहाँ पे फॉर्मूला बनाने का तरीका देखते हैं. देखो X के ऊपर वैलेंसी 2 होगी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है. क्रिस क्रॉस मेथड लगाएंगे तभी तो यहाँ पे X के नीचे 1 और Cl के नीचे 2 आएगा.
तो वैलेंसी 2 है, इसका मतलब जो ये x है +2 है वैलेंसी x की, और Cl की -1 होती है तो x की +2 होनी चाहिए, साइन ऑपोजिट होते हैं क्रिस क्रॉस मेथड में। तो ये ग्रुप 2 में प्रेजेंट है। अब ग्रुप 2 वाला एलिमेंट बताओ यहाँ पे कौन है? ग्रुप 2 वाला एलिमेंट मैग्नीशियम है। तो ये जो हमारा एलिमेंट x है मैग्नीशियम के ग्रुप में है, मतलब ग्रुप 2 में है। तो which element has two shells both of which are completely filled with electron? तो नियॉन है जिसके पास 2 शेल्स होते हैं और दोनों फिल्ड होते हैं। तो ग्रुप पीरियड 2 की नोबल गैस पूछी थी यहाँ पे आपसे। तो देखो भाई कुछ नहीं कर रहे, अगर मैं आपको बोलता पीरियड 2 की नोबल गैस बता दो तो आप सब बता देते, पर अगर मैंने लैंग्वेज थोड़ी सी तोड़ मरोड़ के पूछा आपसे या थोड़ी सी चेंज करके पूछा तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी? 2, 8 और 2। देखो 2, 8 और 2, पीरियड 3 है, 3 ऑर्बिट्स हैं तो पीरियड 3 है। और लास्ट में कौन सा है? लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो पीरियड 3 में ग्रुप 2, तो पीरियड 3 में ग्रुप 2 वाला एलिमेंट बता दो। बता सकते हो आप। इसको मैं एक और तरीके से पूछ सकता हूँ आपसे, या थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? देखो 2, 8 और 2, 2 और 8, 10, 10 और 2, 12। तो एटॉमिक नंबर 12 वाला एलिमेंट बता दो। तो काउंट करो, 1 से 20 तक याद है? 1 से 20 तक याद है तो 12th नंबर पे जो भी है वो आपका आंसर है। 12 नंबर पे होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज आवर आंसर। थर्ड पार्ट, a total of 3 shells with 4 electron in its valence shell। तो पीरियड 3 में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 4। पीरियड 3 में ग्रुप 4 सिलिकॉन का होता है तो सिलिकॉन है आंसर। अ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। तो 2 शेल पीरियड 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, पीरियड 2 और ग्रुप 3। पीरियड 2 एंड ग्रुप 3, पीरियड 2 एंड ग्रुप 3 जल्दी से बताओ। पीरियड 2 एंड ग्रुप 3 एटॉमिक नंबर है इसका 5। देखो पीरियड 2 है तो 2 ऑर्बिट हैं और वैलेंस शेल 3 है, तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, और ग्रुप 3 में मतलब लास्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 3 एटॉमिक नंबर 5। ऐसा कौन है? बोरॉन। Twice as many electron in its second shell as in first shell। तो फर्स्ट शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वैलेंस सेकेंड शेल में इसका डबल। तो फर्स्ट शेल में 2 है, सेकेंड शेल में इसका डबल 4। तो 2 ऑर्बिट्स हो गई यहाँ पे, 2 ऑर्बिट्स हैं, 2 ऑर्बिट्स हैं तो सेकेंड पीरियड में है और लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 4 सेकेंड पीरियड ग्रुप 4 वाला एलिमेंट, या फिर एटॉमिक नंबर जिसका 6 हो। तो आप ये दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर से डायरेक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो, या फिर एटॉमिक नंबर निकाल लो और एटॉमिक नंबर निकालने के बाद 1 to 20 आपको एलिमेंट्स याद है, वहां से आप देख लो कौन सा एलिमेंट है। तो जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है वो एलिमेंट है कार्बन। आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन कॉमन? बोरॉन कौन से कॉलम में होता है? तो देखो यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स इन सेम कॉलम एज बोरॉन हैव नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3, हेंस दे ऑल हैव वैलेंसी इक्वल टू 3। अब थर्ड ग्रुप में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो इन सब की वैलेंसी 3 है। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन? अब फ्लोरीन 7th ग्रुप में तो उसकी वैलेंसी -1 है। आपको ये पता है कि बोरॉन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अगर लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसको बस एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसकी सबकी वैलेंसी -1 होगी। एन एटम दैट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7, एटॉमिक नंबर बताओ। तो एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, और नंबर ऑफ जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 17।
तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन भी 17 होंगे और एटॉमिक नंबर 17 होगा। मैंने क्या बोला, इतना सारा बोल गया, दोबारा ध्यान से सुनना। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन देता है, जितने प्रोटॉन होते हैं एटम में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दूं एक एटम में आयन में नहीं, एटम में, एटम की बात हो रही है, तो एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दूं तो आपको प्रोटॉन का नंबर पता लग गया, प्रोटॉन का नंबर पता लग गया तो एटॉमिक नंबर। तो एटम में इलेक्ट्रॉन 17 है तो मतलब प्रोटॉन भी 17 है तो एटॉमिक नंबर 17। टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर? तो लास्ट शेल में देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर होता है तो ये 2,5। इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन में 9 है तो 2,7। फास्फोरस में 15 है तो 2,8,5। आर्गन में 18 है 2,8,8। तो किसके सिमिलर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के पास है तो फ्लोरीन के सिमिलर है। The position of three elements A, B and C in periodic table are shown below. यहाँ पे A, B और C तीन एलिमेंट की पोजीशन शो करी है, कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो देखो यहाँ पे A तो नॉन मेटल है, मतलब स्टेट वेदर A इज मेटल और नॉन मेटल। तो A यहाँ पे नॉन मेटल है क्योंकि ग्रुप 17 में हैलोजेंस होते हैं। स्टेट वेदर C इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन A। C ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है A से। तो हम नीचे आ रहे हैं ग्रुप में, सी, ए और सी देखो एक ही ग्रुप में है ना, हम ग्रुप में नीचे आए तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज इंक्रीज हुआ तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर हुआ। अब लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसके ऊपर अट्रैक्शन सेंटर की कम है या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम है तो ये जो एटॉमिक ये सी एटम है ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या ही अट्रैक्ट कर पाएगा या कम अट्रैक्ट करेगा एज कंपेयर टू ए। ए का साइज छोटा है तो इसके पास कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा उसे फटाफट पकड़ने की कोशिश करेगा। सी का साइज बड़ा है तो इसके पास कोई अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा तो ये उसको इतनी अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी बड़ा है। तो सी कम रिएक्टिव है, ए ज्यादा रिएक्टिव है। अब इतना सब कुछ बोलने से अच्छा आप एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख दो ना कि रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। तो सर आपने इतनी रामायण क्यों सुनाई? ये रामायण आपको इसलिए सुनाई क्योंकि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में, अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आया सिर्फ, यहाँ पे हर एक का 1-1 मार्क ईच है तो यहाँ पे एक लाइन लिखनी मोर देन सफिशिएंट है। पर बाय चांस अगर यही क्वेश्चन में 3 मार्क्स में दे देता आपको तो आपको ये पूरी रामायण लिखनी पड़ती तभी 3 मार्क्स पूरे मिलते। 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता अगर ये बी सेम क्वेश्चन देता और मैं सिर्फ बी पार्ट बोलता और 3 मार्क्स का देता वो क्वेश्चन, तो वहां पे इतना सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता क्योंकि मार्क्स 3 है। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर लिखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों ऑप्शंस बता दिए ताकि मार्क्स ना छोड़ो आप अपने, इसलिए रामायण बताई पूरी, वरना मैं ये बता के खत्म कर सकता था। पर आपको ये चीज अच्छे से आनी चाहिए, बोर्ड्स के लिए ट्रेन करना है आपको तो ये अच्छे से आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि मार्क्स को देख के हम आंसर लिखते हैं। अगर 1 मार्क का है तो एक लाइन, 3 मार्क्स का है तो 3 लाइन। अब ठीक है, समझ गए आप, भावनाओं को समझ गए। अब कैमरा में बोल रहा हूँ ना यार, ये सब तो नहीं पता लगता है इसलिए रिपीट कर देता हूँ कि मेरे को सामने आपके एक्सप्रेशंस नहीं पता लग रहे। चलो, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी? अब बी और सी की बात है तो अलोंग द पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है तो सी इज स्मॉलर देन बी। लास्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एन आयन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट ए? एलिमेंट
केटायन बनाएगा या एनायन बनाएगा। तो हैलोजेंस क्या बनाते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है, हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो एनायन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, बिलोंग टू ग्रुप 15 of the periodic table. Write electronic configuration of these two elements. Which of these will be more electronegative? Why? तो भाई देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो पहले में 2 और दूसरे में 5। फास्फोरस का 15 है, तो 2, 8 और 5। तो ये पीरियड 2 में, ये पीरियड 3 में फास्फोरस। तो इनमें से कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपको ये बताना है। अब नीचे आ रहे हैं ग्रुप में नाइट्रोजन और फास्फोरस। डाउना ग्रुप क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। डाउना ग्रुप में नीचे आ रहे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउना ग्रुप। तो डाउना ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, इसलिए फास्फोरस कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फास्फोरस ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है। वैलेंस शेल का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पे अट्रैक्शन कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। एक्चुअली ये टर्म यूज करना जरूरी नहीं है, आप ये सीधा ये भी लिख सकते हो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर हो गया सेंटर से तो उस पे अट्रैक्शन कम हो गया, या न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो गया। इसको बोलने का ये दूसरा तरीका होता है, यहाँ पे दूसरा तरीका दे रखा है। दिस कॉज द डिक्रीज इन टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम रिलेट टू इट्स पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? अरे यार कितनी बार एक क्वेश्चन आएगा, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। पीरियड का नंबर, नंबर ऑफ शेल्स, ग्रुप का नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताता है। तो बस इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। इसके आसपास ये सारे एलिमेंट है एटॉमिक नंबर वाले। विच ऑफ दीज हैव फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी रिजेंबलिंग कैल्शियम? तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता है हमें, हम जल्दी से उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन ये रही। अब बाकी जो एलिमेंट्स गिवन है उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये 12 वाला है, 19 वाले की लिखते हैं, 8 और 1, ये 19 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 21 की ये रही, और 38 की 2, 8, 8। एक्चुअली देखो 38 वाले की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको यार मतलब क्या बोलूँ, बेवकूफ बनाने वाली बात होगी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी 38 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पर आंसर हमें मिल चुका है। देखो कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एक्चुअली अभी 38 एटॉमिक नंबर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आंसर ऑलरेडी आपको दे रखा है यहाँ पे 12 वाले एलिमेंट। जो 12 वाला ये एलिमेंट है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और कैल्शियम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 वाले के सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी, बस इतना सा आंसर है। ठीक है, अभी आपको इतने में ही संतुष्टि करनी पड़ेगी क्योंकि अभी आप 10th क्लास में हो। इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन जब बड़े हो जाओगे तब पता लग जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बीच में डिफरेंसेस बताने हैं आपको। तो मेंडलीफ में एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मॉडर्न में एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मेंडलीफ के पास सिर्फ 7 ग्रुप्स थे और 6 पीरियड्स थे, यहाँ पे 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज एक दूसरे के जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज थी उनको एक दूसरे के डायरेक्टली अंडर रख दिया था। यहाँ पे जिनकी सेम वैलेंसी थी उनको एक साथ रखा था, एक ही ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया था, और जिनके वैलेंस शेल का नंबर सेम था
उनको सेम पीरियड में रखा था। इसका मतलब वैलेंस शेल का नंबर मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम थी, उन्हें सेम पीरियड में रखा। जिनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम था उन्हें सेम ग्रुप में रखा था। अब फोर्थ कौन सा है? द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी एक्सप्लेन। मेंडलीव हाइड्रोजन की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने बिना किसी दिक्कत के हाइड्रोजन को एल्कली मेटल्स के ऊपर रख दिया था और ट्रांसपेरेंट फॉर्म में हैलोजेंस के ऊपर भी रख दिया था। अब नो डिस्टिंग्विशिंग पोजीशंस फॉर मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में कोई फर्क ही नहीं करा था मेंडलीव ने। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्लियरली फर्क है, मेटल्स एक तरफ नॉन मेटल्स एक तरफ। तो क्वेश्चंस खत्म हो गए। बाय बाय और मजे करो।